हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं हूं अंकित पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं इतिहास का प्रश्न पत्र। यह इसका भाग फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत पुरातात्विक व प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास तीन बुक्स होती हैं, 12th क्लास में तीन बुक्स होती हैं, जिसमें पहला भाग है जो पुरातात्विक एवं प्राचीन भारत से संबंधित है, और दूसरा भाग मध्यकालीन भारत है, और तीसरा भाग जो है वह आधुनिक भारत से संबंधित है। प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ पर हमने भाग फर्स्ट से संबंधित जो पुरातात्विक और प्राचीन भारत है उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, जिनकी आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, अंत तक इसको जरूर देखें। साथ ही साथ अपने साथ में एक नोटबुक रखें और उस नोटबुक में भी आप नोट करते हुए चलें। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो हेडिंग है, आप सभी को नोट करते हुए चलें। ये सभी चीजें आपको परीक्षा से पहले दिन आपके बहुत काम आएगी। आप जिस तरह से रिवीजन करेंगे, जैसे ही आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम आगे चलते हैं। हमारा हम क्वेश्चन लेते हैं अपना। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम। हड़प्पाई नगरों में लोगों को उपलब्ध खाद्य सामग्री का उल्लेख कीजिए। तो जिस समय हमारा क्वेश्चन ये है कि हड़प्पाई नगरों में लोगों को उपलब्ध खाद्य सामग्री का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की खाद्य सामग्री का उपयोग करते थे, यानी कि उनका भोजन किस प्रकार का था, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो इसको प्रारंभ करते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें सिर्फ इतना ही लिखेंगे। हड़प्पा वासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, क्योंकि जो पुरातात्विक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी एवं मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। अब शाकाहारी के रूप में किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो वहां से अनाजों के अवशेष मिले हैं, जले हुए अनाज मिले हैं और जो अन्य चीजें मिली हैं, और ये साक्ष्य मिले हैं किस किस प्रकार की वो खेती करते थे, कृषि कार्य करते थे। तो उससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे। और शाकाहारी में कौन कौन सा भोजन वह ग्रहण करते थे, भोजन की जो सूची रही होगी, उनकी सामग्री की सूची क्या थी, देखिए। गेहूं, जौ, तिल, मटर, सफेद चना, दाल, बाजरा, नारियल, सरसों चावल, सरसों चावल, केला, तरबूज, अनार, खजूर आदि सामग्री का भोजन करते थे। ये थी शाकाहारी से संबंधित सामग्री। इसके अलावा और भी रही होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले हैं इनके, वो ये मिले हैं। गेहूं, जौ, तिल, सफेद चना, दाल, बाजरा, नारियल, सरसों, चावल, केला, तरबूज, अनार और खजूर। चावल की भी भूसी प्राप्त हुई है रंगपुर से, और इससे अनुमान लगाया गया है कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल का उपयोग भी करते थे। तो प्रिय छात्र छात्राओं, जो इस समय आप इस क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसके भी 2 पार्ट कर लीजिए। एक शाकाहारी हेडिंग डालिए आप, और दूसरी हेडिंग डालिए आप मांसाहारी। अब देखते हैं मांसाहारी में किस प्रकार का भोजन करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जिस समय खुदाई की गई, तो वहां पर कुछ जंगली जानवर और कुछ पालतू जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, और उन हड्डियों के जिस हिसाब से उनको हड्डियों को रखा गया है, जो प्राप्त हुई है, उससे ये अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मांसाहारी भी थे। तो किस प्रकार के जानवरों का मांस कर लेते थे, वो भोजन प्राप्त करते थे। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण, घड़ियाल, मछली और पक्षी भी जैसे थे। मुर्गा वगैरह की भी जो मुर्गियां थी, उनके अवशेष में उनकी हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। उनके भी जानकारी मिली है कि शायद वो मुर्गियों का भी भोजन के रूप में प्राप्त करते थे। तो एक बार फिर देख लेते हैं। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण, घड़ियाल, मछली और पक्षियों से भोजन प्राप्त करते थे। इनका वे मांस खाते थे। तो प्रिय छात्र छात्रों, 2 अंक में सिर्फ इतना ही लिखेंगे। इसमें आप 2 कैटेगरी इनकी बना लीजिए, शाकाहारी और मांसाहारी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो अभिलेख शास्त्री थे यानी कि जो अभिलेख होते थे, उन अभिलेखों का जो अर्थ निकालते थे, उसकी भाषा को पढ़ते हैं और उस पर क्या चीजें लिखी गई हैं उसका अर्थ निकालते हैं, जिसके द्वारा फिर अतीत के पुनर्निर्माण होता है और इतिहास का पुनर्निर्माण होता है। तो किस प्रकार से करते हैं और उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 नंबर में दिया गया है, तो इसलिए हमने इसमें यहाँ पर थोड़ा ही लिखा है। तो महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं अभिलेख शास्त्रियों के सामने आती हैं, आपको हम समझा देते हैं। अभिलेख शास्त्री कौन होते हैं? अभिलेख शास्त्री होते हैं जो अभिलेखों को पढ़ते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, उसको समझते हैं, समझने के पश्चात इतिहास को लिखते हैं कि अमुक राजा के द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए थे, अमुक राजा का ये अभिलेख है। तो इन सब चीजों को समझने में जो अपना ज्ञान देते हैं, वह उनके सामने जो अभिलेख शास्त्री होते हैं उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए उत्तर, इसमें हम पहले हेडिंग डालेंगे अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं। आप हेडिंग डाल लीजिए और उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमा होती है। यानी कि जो अभिलेखों से जो जानकारी प्राप्त होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक सीमा होती है। और सीमाएं क्या क्या होती हैं? यही सीमाएं जो है अभिलेख शास्त्रों की समस्या होती हैं। सीमाएं होती हैं क्या क्या? अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है। कई बार ऐसे इस प्रकार के अभिलेख मिल जाते हैं जिनमें जो अक्षर उत्कीर्ण किए गए थे, जो खुदाई की गई, वो बहुत ही हल्के हैं और उन्हें पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता उनको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये समस्या है। अभिलेख नष्ट भी होते हैं। कुछ अभिलेख ऐसे टूटे हुए होते हैं, आधे हिस्से टूटे हुए होते हैं, आधा उसका बचा हुआ होता है, आधे हिस्से का पता नहीं कहाँ चला गया। तो इस प्रकार से जो अभिलेख है वो कुछ टूटे हुए होते हैं, कुछ भाग टूटा होता है, जिस कारण से अभिलेख से के जो अक्षर होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। जो अभिलेखों के अक्षर जो है वह लुप्त हो जाते हैं। तो लुप्त हुए अक्षर का उनको कुछ पता नहीं होता, तो अब कैसे अर्थ निकालेंगे, उसका क्या मीनिंग निकाला जाए, अभिलेखों में क्या संदेश दिया गया था उसको स्पष्ट रूप से समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है अभिलेख शास्त्रियों के लिए। आगे देखते हैं, अभिलेख पर लिखे संदेशों को समझना आसान नहीं होता। कुछ अभिलेखों की लिपि को भी पढ़ा नहीं गया है। तो कुछ अभिलेख ऐसे भी होते हैं जिनकी लिपि का अर्थ निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये भी अभिलेख शास्त्रियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से ये हमने समस्याएं देखी कि अभिलेख शास्त्रियों के सामने कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। प्रिय छात्र छात्रों, फिर आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी संक्षेप में लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी संक्षेप में लिखिए। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है। इसमें कुछ आपके जीके के क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं, इसलिए हम आपको बोलते हैं आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलें। देखते हैं, 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले हड़प्पा का जो टीला था उसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया और 1826 ईस्वी में किया गया। चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में सबसे पहले जो कभी प्रकाश में आया कि भाई क्या चीज है ये टीला, इस टीले का क्या वो है, तो मतलब है, तो ये थोड़ा उस पर प्रकाश जो गया वो चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में लाया गया, लेकिन उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं देखा गया। अब उसके बाद क्या होता है, 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान खुदाई में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन नामक अंग्रेजों को एक पुरातात्विक सर्वेक्षण प्राप्त हुए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जिस समय कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय उनको कुछ ईंटों की जरूरत पड़ी, कुछ पत्थरों की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने उस टीले से, एक टीला दिखाई दिया, उस टीले से कुछ पत्थर निकालने के लिए, ईंटों को निकालने के लिए कहा। और जिस समय वो ईंट और पत्थर निकाले गए टीले से, तो वहां पर जो इंजीनियर थे जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, उनको कुछ पुरातात्विक अवशेष, कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई दी जो कि वो वर्तमान की नहीं थी, उस समय की नहीं थी, वो किसी दूसरी सभ्यता की प्रतीत
होती थी और सामान्य वस्तुएं वह नहीं थी। तो उस समय लगा कि ये शायद ये कोई जो चीज है बहुत ही पुरानी, यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी या कोई बहुत पुराना नगर रहा होगा। उस समय प्रकाश में गया आया ये, और तब भी उस समय उन जो अवशेष प्राप्त हुए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर बात करते हैं 1873 में। तो 1873 में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुई। जनरल कनिंघम को भी हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई, लेकिन जनरल कनिंघम भी उसको जो पुरावस्तुएं थी उनको ज्यादा महत्व देने में या उनको प्रकाशित करने में सफल नहीं रहे। अब हम देखते हैं, एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हमने 3 डेट्स इसमें देखनी है और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इस पर यहाँ पर ध्यान दिया गया। पहला है 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया, ये आप लिख लीजिए। दूसरा, 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान कुछ खुदाई में जो वहां पर जो खुदाई हुई, 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नामक 2 अंग्रेजों को पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, ये आपने लिखना है। तीसरा पॉइंट आपने बनाना है, 1873 में जनरल कनिंघम को भी कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त हुई जो हड़प्पा से संबंधित थी, लेकिन वह उनको ज्यादा महत्व देने में सफल नहीं हो पाए, उनको प्रकाशित करने में सफल नहीं रह पाए। आगे देखते हैं। फिर 1912 में रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख निकाला गया और उस लेख में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो अवशेष प्राप्त हो रहे थे, पूरा अवशेष प्राप्त हो रहे थे, उनको प्रकाशित किया गया, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया। फिर 1921 में सर जॉन मार्शल पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है ये। तो 1921 में ये पूछा जाता है आपसे, जीके में भी पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खुदाई किसके द्वारा कराई गई। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई गई, और किसके निर्देशन में कराई गई? जॉन मार्शल के नेतृत्व में कराई गई, क्योंकि उस समय जॉन मार्शल थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। तो ये महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे, उनके नेतृत्व में। और खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा उस स्थल की खुदाई कराई गई। अब खुदाई में फिर वहां से अनेक जो पुरावस्तुएं हैं वो प्राप्त हुई, उनका सर्वेक्षण किया गया, उनका निरीक्षण किया गया, फिर सर्वेक्षण किया गया और अध्ययन किया गया कार्बन डेटिंग के द्वारा या कुछ अन्य तकनीकी विधि के द्वारा। उसकी एज निकाली गई, आयु निकाली गई कि वस्तुएं कितने वर्ष पुरानी है। तब ये पता चला कि यह सभ्यता जो है लगभग अब से 5000 साल पुरानी है। तो इस प्रकार से, क्योंकि 3000 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता का उस समय आकलन किया गया। अब उसके बाद में सिर्फ ये जो सर्वेक्षण था, ये जो खुदाई थी, जो उत्खनन था, सिर्फ हड़प्पा तक ही सीमित नहीं रहा। उसके बाद में मोहनजोदड़ो की ओर ध्यान गया। मोहनजोदड़ो में भी एक टीला था जिसको मृतकों का टीला कहा गया। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और वहां पर उत्खनन कार्य कराया गया। फिर इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर यहाँ हुए पुरातात्विक उत्खनन में एक के बाद एक कई नगर खोजे गए। यानी कि शुरुआत हुई हड़प्पा से, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो के बाद में अनेक स्थल जो खोजे गए। पहले जो स्थल खोजे गए वो सिंधु घाटी क्षेत्र में खोजे गए, उसके बाद में इसका दायरा बढ़ता चला गया और ये आपका पाकिस्तान का जो और पश्चिमी जो भारत का जो क्षेत्र है वहां पर पूरी तरह से इसमें अनेक सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी स्थल प्राप्त हुए हैं। और अभी भी बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो जिनके बारे में जानकारी नहीं है। धीरे धीरे उत्खनन कार्य अभी भी चल ही रहा है। तो प्रिय छात्राओं, इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया। इसकी लास्ट लाइन हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो हड़प्पा सभ्यता की विशाल आकार को देखते हुए ये ऐसा कहा जा सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा जाता है। ठीक है जी, जुड़वा राजधानियां इनको कहा गया। तो इस तरह से आप इसका अंत कर देंगे। 5 अंक में ये क्वेश्चन है।
और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आप इसको बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान से लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखिए और डेट वाइज इसको लिखिए। इसमें आपने डेट लिखनी है, स्थान लिखना है और किस किस से संबंधित है, पुरातात्विकविद कौन कौन से हैं उनके बारे में आपने लिखना है। आगे चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा मौर्य साम्राज्य के इतिहास का निर्माण, मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न साधनों का विवेचन कीजिए। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास को लिखने के हमें स्रोत यहाँ पर बताने हैं कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास को लिखने के लिए कौन कौन से स्रोत उपयोग में लाए गए या कौन से स्रोत के द्वारा मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखा गया, इसका अर्थ यह है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक, धार्मिक और विदेशी यात्रियों के विवरण इत्यादि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के इतिहास को लिखने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हमने इनको 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया। आप भी ऐसा करना, एक डायग्राम बनाना और उस डायग्राम में उनको दिखाना कि 4 कैटेगरी बनाना, साहित्यिक, पुरातात्विक, धार्मिक और विदेशी, और उसमें फिर उनके नाम आपने लिखना। अगली पेज पर हमने आपको एक स्लाइड दी है, उस स्लाइड को आप अपने कॉपी पर जरूर उतार लेना। अशोक के अभिलेख, इन अभिलेखों में मौर्य सम्राट और साम्राज्य विस्तार और धार्मिक नीति शासन प्रणाली के बारे में जानकारी देते हैं। तो अशोक के अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है? मौर्य सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है, साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक नीति के बारे में जानकारी मिलती है और शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। उसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? अशोक के अभिलेख लिख लीजिए आप। फिर अगला जो स्रोत है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या मिलता है? राजा के कर्तव्यों को बताया जाता है, विदेशी नीति को बताया जाता है, गुप्तचरों के संगठन के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। राजा के कर्तव्य, राजा को के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, विदेशी नीति की, राज्य की विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए, गुप्त संगठन कैसा होना चाहिए, गुप्त संगठन को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी, या कौन कौन से गुप्त संगठन होने चाहिए, ये जानकारी कौटिल्य का अर्थशास्त्र में प्राप्त होती है। प्रिय छात्रों, यहाँ पर हमने अपने नोट से लिया है ये, और इसमें देखिए आप इसको 4 कैटेगरी कर सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत और विदेशी स्रोत। मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत हैं ये। अब इसमें क्या मिलेगा आपको? अभिलेखों की से मिलेगी जानकारी, मोहरों से जानकारी मिलती है, सिक्कों से जानकारी मिलती है, ताम्रपत्र से और भग्नावशेष, ये सभी स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। हमने सिर्फ समझाया था आपको अभिलेखों के बारे में, क्योंकि ये फिर ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और जो है फिर उसके बाद में साहित्यिक स्रोत जो है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मंजूश्री मूलकल्प, रघुवंश और मर्चकटिकम, ये मिला। और फिर उसके बाद में धार्मिक की बात करें तो पुराणों में, बौद्ध ग्रंथ, जैन और तमिल ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी जो साहित्य है उसमें मैगस्थनीज की इंडिका, स्ट्रेबो, प्लिनी, प्लूटार्क, फायान और ह्वेनसांग के द्वारा मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आप इस पूरे टेबलेशन को, शीट को उतार लीजिए अपनी कॉपी पर, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आगे चलते हैं। इसमें फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो और क्या क्या जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र में? इसमें समकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला हम स्रोत लेते हैं मैगस्थनीज की इंडिका, ये साहित्यिक स्रोत में आता है। इस पुस्तक में मौर्यकालीन भारतीय जीवन में के पहलुओं पर चर्चा की गई है। जो इंडिका है, मैगस्थनीज की इंडिका है, मैगस्थनीज लेखक थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यहाँ पर आए थे, और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय जीवन के बारे में जानकारी दी कि भारतीयों का किस प्रकार का जीवन था। इनके जो पुस्तक है उसमें राज्य प्रबंध, राज्य मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, सैनिक प्रशासन कैसा होना चाहिए और स्थानीय प्रशासन किस प्रकार का होना चाहिए का था, इस प्रकार की जानकारी भी उन्होंने दी। यानी कि राज्य प्रबंधन के बारे में जानकारी दी, सैन्य
प्रशासन के बारे में जानकारी दी और स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी, शासन के बारे में जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होती है। आगे हम चलते हैं मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है। विशाखा, देखिए प्रिय छात्रों, इसमें आपके जीके के क्वेश्चन भी साथ साथ तैयार होते हुए चल रहे हैं और ये सिर्फ आपके लिए 12th क्लास के लिए ही उपयोगी नहीं है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपको, जो आपके एग्जाम होंगे उसमें भी बहुत उपयोगी रहेगा। आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए। विशाखा दत्त द्वारा लिखा संस्कृत नाटक है। इसमें चंद्रगुप्त और कौटिल्य द्वारा किस प्रकार नंद वंश का अंत किया गया था उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। महत्वपूर्ण बात क्या है, नंद वंश का अंत किस प्रकार से किया, चंद्रगुप्त के और कौटिल्य के द्वारा किया गया, तो उसका पूरा वर्णन मुद्रा राक्षस में मिलता है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी भी मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में प्राप्त होती है। अब हम आगे चलते हैं धार्मिक ग्रंथों के बारे में। बौद्ध ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, कौन सा ग्रंथ है, महावंश, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य ने धनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जम्मू द्वीप का शासक बनाया। उस समय पूरा जो भारतीय क्षेत्र था इसको जम्मू द्वीप भी कहा जाता था। भारत का एक नाम जम्मू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में मौर्य शासन व्यवस्था तथा संस्कृति का पता चलता है। तो मौर्य शासन व्यवस्था और संस्कृति का पता चलता है दिव्यावदान में, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। आगे हम बात करते हैं जैन ग्रंथ की। तो जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्वन में मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम बात करते हैं विदेशी स्रोत की। विदेशी स्रोत में 2 यात्रियों का वर्णन यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से किया जा सकता है, फायान और ह्वेनसांग। इंडिका, जो मेगास्थनीज की इंडिका थी, हमने उसका पहले वर्णन कर दिया इसमें। और फायान और ह्वेनसांग जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बौद्ध यात्री थे और चीन से आए थे। ये दोनों यात्री चीनी थे। इनके वृत्तांतों से मौर्य साम्राज्य, समाज, संस्कृति, बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले विदेशी यात्री जो हैं वो फायान और ह्वेनसांग हैं। दोनों ही यात्री चीनी यात्री थे। इनके नेतृत्व में यहाँ पर मतलब इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए। उन ग्रंथों में जो इन्होंने जानकारी दी, मौर्य साम्राज्य किस प्रकार का था, भारतीय समाज किस प्रकार था, संस्कृति कैसी थी और बौद्ध धर्म की जानकारी इन दोनों यात्रियों के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। अंत में यह कह सकते हैं कि हम उसके बाद में निष्कर्ष लिखेंगे, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अंत में यह कह सकते हैं कि अशोक के शिलालेखों को पढ़े जाने में सफलता मिलने से मौर्य साम्राज्य को समझने में काफी सहायता मिली। जैसे ही अशोक के विलेखों को पढ़ा गया तो उससे मौर्य साम्राज्य को समझने में काफी सफलता मिली। साथ ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस और एवं धार्मिक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने में के एक महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पर हमें दिखते हैं या हैं, ऐसे लिख देंगे। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के द्वारा मौर्य साम्राज्य को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका अंत कर देंगे, एक निष्कर्ष लिख देंगे। आप और अच्छा निष्कर्ष इसमें बना सकते हैं अपनी ओर से। तो लेकिन जो भी निष्कर्ष लिखे हैं वो पूरी तरह से जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ होना चाहिए, उसमें उसकी बातें आनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा भाग फर्स्ट जो था पुरातात्विक और प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम अगली वीडियो में आपके सामने लाएंगे। प्रिय छात्राओं, इस वीडियो को आप 2-3 बार जरूर देखें और अपने साथ में नोटबुक रखें। नोटबुक में महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करते हुए चलें। साथ ही साथ इससे आपकी जर्नल स्टडी भी हो रही है, आपकी जीके भी तैयार हो रही है, क्योंकि ये सब चीजें आपको फ्यूचर में बहुत अधिक उपयोग आने वाले हैं। प्रिय छात्राओं, इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी शुभकामना के साथ में धन्यवाद।